नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ एस टी वाई अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जानने वाले हैं दोस्तों उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में जानेंगे। और यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान की आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, हम 2 मिनट पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। यानी हम कल की क्लास में जान लेते हैं दोस्तों उत्तरी घाट पर्वत और उत्तरी नहीं दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत के बारे में पढ़ रहे थे। जिसमें हम पश्चिमी घाट पर्वत को पढ़ रहे थे, जिसको 2 भागों में बांटा गया था। किसके द्वारा बांटा गया था? यानी 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा दोस्तों गोवा से होती हुई पश्चिमी घाट पर्वत को 2 भागों में बांटने का काम करती है। ऊपर का हिस्सा उत्तरी सह्याद्री और नीचे का हिस्सा दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित करती है, जो गोवा से होकर गुजरती है। साथ ही पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की यदि बात की जाए तो अनाईमुदी है, जो कि 2695 मीटर ऊंची है। और दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी यानी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की यदि बात की जाए तो दोता बेटा है, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 2637 मीटर। और इसके बाद आता है दोस्तों नीलगिरी। नीलगिरी हिल्स की यदि बात की जाए तो इसका विस्तार 3 राज्यों में, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में। और यहाँ पर दोस्तों टोडा जनजाति रहती है नीलगिरी पहाड़ियों पर। याद रखें दोस्तों, टोडा जनजाति। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीलगिरी पहाड़ियों पर कौन सी जनजाति रहती है, तो टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों पर रहती है। और साथ ही ये टोडा जनजाति भैंस भी पालती है, याद रखेंगे। तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद भारतीय मरुस्थल देखेंगे। और इसके बाद हम अपना उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे अब लिखना स्टार्ट करते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत को 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तरी व दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित करती है। तो इसको लिख लेते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत को 16 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी सह्याद्री व दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित करती है। दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित करती है, विभाजित करती है, जो गोवा से होकर गुजरती है। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक मैप बना लेते हैं छोटा सा। तो दोस्तों, ये हमने एक मैप बना लिया है। ये है दोस्तों पूर्वी घाट पर्वत। ये कौन सा है? ये है पूर्वी घाट पर्वत हो जाता है। ये है पूर्वी घाट पर्वत। और ये वाला है ये कौन सा है दोस्तों? ये है पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत है ये वाला। और यहाँ पर था दोस्तों ये वाला कौन सा है? ये है गुजरात। इसके नीचे दोस्तों महाराष्ट्र है। और फिर ये है छोटा सा गोवा। और इसके ये है कौन सा? ये है कर्नाटक। ये कौन सा है? ये है कर्नाटक। यानी दोस्तों ये कौन सा है? ये है महाराष्ट्र। ये कौन सा है? ये है गोवा। गोवा कौन सा दोस्तों? ये वाला। ये वाला है गोवा। और यहीं से दोस्तों एक रेखा गुजरती है, ये वाली। ये गोवा से होकर जाती है। ये है 16 डिग्री अक्षांश रेखा। ये कौन सी? 16 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी दोस्तों? 16 डिग्री अक्षांश रेखा है, जो कि गोवा से होकर जा रही है। और ये पश्चिमी घाट पर्वत को 2 भागों में बांटती है। ऊपर वाला हिस्सा दोस्तों ये उत्तरी सह्याद्री कहलाता है। उत्तरी सह्याद्री कहलाता है। और ये नीचे वाला क्या कहलाता है? दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री कहलाता है। नीचे वाला दक्षिणी सह्याद्री कहलाता है। तो इस प्रकार अब आपको पता लग गया होगा कि पश्चिमी घाट पर्वत को
16 डिग्री अक्षांश रेखा जो है उत्तरी सह्याद्री व दक्षिणी सह्याद्री में जो है विभाजित करती है, जो कि गोवा से होकर गुजरती है। कहाँ से दोस्तों? जो कि गोवा से होकर जो है गुजरती है। अब देखेंगे दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। पश्चिमी घाट पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी की यदि बात की जाए तो कौन सी दोस्तों? अनाई मोदी है। अनाई मोदी कौन सी दोस्तों? अनाई मोदी, जिसकी हाइट की यदि बात की जाए तो 2695 मीटर। याद रखें दोस्तों 2695 मीटर है अनाई मोदी की ऊंचाई। याद रखें दोस्तों कितने? 2695 मीटर। अब बात करते हैं दोस्तों दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सी हो जाती है। ये है अनाई मोदी। याद रखें दोस्तों अनाई मोदी कौन सी हो जाती है? अनाई मोदी जो है दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसको भी लिखेंगे। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो दक्षिण भारत की जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी की यदि बात की जाए तो कौन सी दूसरी सबसे ऊंची चोटी? तो ये कौन सी दोस्तों? दोदा बेट्टा। दोदा बेट्टा जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर। याद रखें दोस्तों कितनी है? 2637 मीटर, जो कि दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब आते हैं दोस्तों नीलगिरी हिल्स। हेडिंग डालेंगे नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स की यदि बात की जाए तो इसका विस्तार, नीलगिरी हिल्स का विस्तार की यदि बात की जाए तो 3 राज्यों में। कहाँ पे दोस्तों? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इन 3 राज्यों में जो इसका विस्तार है ये पूछा जाता है। और नीलगिरी हिल्स पर जो है दोस्तों टोडा जनजाति रहती है। टोडा जनजाति। टोडा जनजाति किन पहाड़ियों पर रहती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ यानी नीलगिरी हिल्स पर जो है टोडा जनजाति जो है रहती है। अब दोस्तों इसका एक बार रिवीजन करेंगे, उसके बाद भारतीय मरुस्थल के बारे में जानेंगे। तो भारत यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत को जो है 16 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी सह्याद्री व दक्षिणी सह्याद्री में जो है बांटने का काम करती है, यानी विभाजित करती है, जो कि ये 16 डिग्री अक्षांश रेखा जो है गोवा से होकर जो है जाती है। अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था। पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट पर्वत की जो ये पश्चिमी घाट पर्वत है ये वाला, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों अनाई मोदी, जिसकी ऊंचाई यानी हाइट है 2695 मीटर। अब आते हैं दोस्तों दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत। दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है ये सारा दक्षिण भारत है और इसको प्रायद्वीपीय भारत भी जो है कहा जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो ये कौन सी है? अनाई मोदी ही जो है हो जाती है। कौन सी दोस्तों? अनाई मोदी। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची, यहाँ पर पूछा गया है दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत की जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेट्टा है, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। साथ ही दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी की यदि बात की जाए तो इसका विस्तार जो है 3 राज्यों में, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। याद रखें दोस्तों यहाँ पर जो है इसका विस्तार इन तीनों राज्यों में। और साथ ही नीलगिरी हिल्स पर जो है टोडा जनजाति रहती है, जो कि भैंस पालती है। याद रखें दोस्तों जो कि भैंस पालती है। अब आते हैं दोस्तों भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल की यदि बात की जाए तो भारतीय मरुस्थल के बारे में जो है देख लेते हैं। भारतीय मरुस्थल के बारे में जहाँ पर मरुस्थल पहले देखेंगे दोस्तों, मरुस्थल ये होता क्या है? जहाँ पर जो है 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है या उससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को जो है क्या कहते हैं? मरुस्थल जो है कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मरुस्थल कहते हैं। थार मरुस्थल भारत में अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में स्थित है। याद रखें दोस्तों कहाँ पे? यानी जो थार मरुस्थल है ये भारत में अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? उत्तर पश्चिम में जो है स्थित है। और इसका अधिकांश भाग राजस्थान, परंतु कुछ भाग पंजाब, हरियाणा और गुजरात में भी जो है फैला है। तो अब दोस्तों इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे
भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल की यदि बात की जाए तो मरुस्थल होता क्या है, यानी जहाँ पर जो है 25 सेंटीमीटर या उससे कम वार्षिक वर्षा होती है, तो उस कम वर्षा वाले क्षेत्र को जो है मरुस्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मरुस्थल जो है उसको कहा जाता है। तो लिखना स्टार्ट करते हैं, यानी जहाँ पर 25 सेंटीमीटर, जहाँ पर जो है 25 सेंटीमीटर से कम कम वार्षिक वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा होती है, या उससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? क्षेत्र को मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्षेत्र को जो है मरुस्थल कहते हैं। आप देखते हैं दोस्तों, थार मरुस्थल, यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल की यदि बात की जाए तो थार मरुस्थल दोस्तों भारत में जो है अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में स्थित है। भारत में अरावली जो है अरावली पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यानी भारत में थार मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? अरावली पर्वत के उत्तर पश्चिम में जो है स्थित है। थार मरुस्थल का अधिकांश भाग राजस्थान में है, परंतु कुछ भाग पंजाब, हरियाणा और गुजरात में भी फैला है। परंतु कुछ भाग पंजाब, हरियाणा व गुजरात में भी फैला है। गुजरात में भी जो है फैला है, ये आपको याद रखना अच्छे से। अब इसका रिवीजन करते हैं दोस्तों एक बार। यहाँ पे भारतीय मरुस्थल की यदि बात की जाए तो भारतीय मरुस्थल के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय मरुस्थल यानी सबसे पहले आप ये जानेंगे मरुस्थल होता क्या है। यानी जहाँ पर जो है 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है या उससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को दोस्तों मरुस्थल कहते हैं। उससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को जो है क्या कहा जाता है? मरुस्थल जो है कहा जाता है। अब बात आती है थार मरुस्थल की दोस्तों। थार मरुस्थल की यदि बात करते हैं तो भारत में जो है अरावली पर्वत के उत्तर पश्चिम में पड़ता है थार मरुस्थल, और इसका अधिकांश भाग जो है राजस्थान में, परंतु कुछ भाग पंजाब, हरियाणा व गुजरात में भी जो है फैला है। कहाँ पे दोस्तों? पंजाब व गुजरात में भी जो है फैला है। अब आते हैं दोस्तों, हमारा नया टॉपिक शुरू होता है उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत के विशाल मैदान की यदि बात करते हैं तो इसका निर्माण जो है कैसे हुआ? तो उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण जो है सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अपसादों के निक्षेपण यानी जमाव से जो है हुआ था। इसके विस्तार की यदि बात की जाए तो इसका विस्तार दोस्तों राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, इन सभी राज्यों में जो है फैला। अब दोस्तों यहाँ पर हम समझ लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक मैप लेंगे और उसके जरिए अच्छे से हम जानेंगे। ये रहा दोस्तों उत्तर भारत के विशाल मैदान का मैप। तो दोस्तों अब यहाँ पर पहले हेडिंग डालेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान, यानी उत्तर भारत के विशाल मैदान की यदि बात की जाए तो इसका निर्माण तो अभी मैंने आपको बताया कि इसका निर्माण जो है उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अपसादों के निक्षेपण यानी जमाव से जो है इसका निर्माण हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है निक्षेपण जो है यानी जमाव से पहले ये अपसाद यानी सेडिमेंट होता क्या है? यानी जब नदियाँ दोस्तों अपने साथ
पानी में जब बहा कर लाती हैं, कूड़ा करकट ढोल मिट्टी पत्थर कंकड़ बालू पेड़ वगैरह, ये जो अवसाद बहा कर लाती है तो इनको जो है एक जगह इकट्ठा कर देती हैं और इन्हीं के जमाव यानी निक्षेपण से जो है उत्तर भारत के विशाल मैदान का जो है निर्माण हुआ है। तो दोस्तों इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं यहाँ पे। निर्माण, निर्माण कैसे हुआ दोस्तों, यानी उत्तर भारत का विशाल का उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अपसादों के निक्षेपण यानी जमाव से जो है हुआ, निक्षेपण यानी जमाव से इसका निर्माण हुआ है। याद रखें दोस्तों। अब ये भी आपको पता लग गया होगा जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है इसका निर्माण जो है कैसे हुआ है। अब पहले एक बार इसका विस्तार देख लेते हैं, ये किन किन राज्यों में जो है फैला है। इसका विस्तार की यदि बात करते हैं, विस्तार तो दोस्तों सबसे पहले राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल व असम, इन सभी राज्यों में फैला है। इन सभी राज्यों में फैला, याद रखें दोस्तों, इन सभी राज्यों में जो है फैला, ये आपको याद रखना अब अच्छे से। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान की। तो इसका निर्माण, उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण जो है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अपसादों के निक्षेपण यानी जमाव से जो है इसका निर्माण हुआ है। अब इसके विस्तार की यदि बात की जाए तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल व असम, इन सभी राज्यों में जो है फैला है। दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा, ये जितना भी ऑरेंज है तो ये सभी उत्तर भारत के विशाल मैदान का क्या है दोस्तों, विस्तार है। तो ये कौन कौन से राज्यों में ये आपको दिख रहा है दोस्तों, ये राजस्थान हो गया, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, इन सभी राज्यों में जो ये फैला है उत्तर भारत के विशाल मैदान, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है इसका विभाजन जो है 4 भागों में किया गया, यानी उत्तर भारत का विशाल मैदान का विभाजन कितने भागों में किया गया है, तो 4 भागों में जो इसका विभाजन किया गया। कौन कौन से 4 भाग हैं, भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र, इन 4 भागों में जो है बांटा गया है। अब दोस्तों यदि पहले क्षेत्र की बात करते हैं भाबर क्षेत्र की, तो भाबर क्षेत्र जो है शिवालिक हिमालय के दक्षिण में स्थित है, यानी भाबर क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, शिवालिक हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है। और यहाँ पर जो है दोस्तों वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं। अब वनस्पति नहीं पाए जाने का रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर मोटे मोटे बड़े बड़े पत्थर हैं, तो यहाँ पर जो है वनस्पति नहीं पाई जाती। और इस क्षेत्र का एरिया कितना है, 8 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर तक जो है क्षेत्र यानी भाबर क्षेत्र फैला हुआ है। इस क्षेत्र की नदियाँ जो हैं विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि जब नदियाँ पहाड़ों से नीचे को उतरती हैं तो अपने साथ जो है बड़े बड़े पत्थर बहाकर जो है लाती हैं, और उन पत्थरों को जो है दोस्तों ज़्यादा दूर तक जो है बहाकर नहीं ले जा पाती हैं। जब पत्थर आगे रुकावट डालते हैं तो बड़े बड़े पत्थरों के नीचे से जो है नदियाँ बहना स्टार्ट करती हैं, तो इसी को कहा जाता है, यहाँ पर नदियाँ इस क्षेत्र में विलुप्त जो है हो जाती हैं, यानी अदृश्यमान जो है हो जाती हैं। यह क्षेत्र जो है खेती के लिए उपयुक्त नहीं होता। यह क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो है बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं, तो यहाँ पर जो है खेती नहीं होती है। अब यहाँ पर लिखेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान का विभाजन 4 भागों में किया गया है। उत्तर
भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान का विभाजन 4 भागों में किया गया है। कितने भागों में किया गया है दोस्तों? 4 भागों में जो है किया गया। कौन कौन से 4 भाग हैं? तो यदि बात करते हैं कौन कौन से, पहला दोस्तों भाबर क्षेत्र, भाबर क्षेत्र। दूसरा कौन सा है दोस्तों? दूसरा है तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र हो जाता है। और तीसरे की यदि बात करते हैं दोस्तों बांगर क्षेत्र हो जाता है, बांगर क्षेत्र हो जाता है। तीसरा बांगर क्षेत्र हो गया। और चौथे की यदि बात करते हैं खादर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? चौथा है खादर क्षेत्र। अब आते हैं दोस्तों एक यहाँ पर अब मैप ले लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से पता लग जाए। तो ये रहा दोस्तों, यहाँ पर हमने एक मैप जो है ले लिया है। ये रहा दोस्तों शिवालिक हिमालय। याद रखें दोस्तों ये कौन सा है? ये है शिवालिक हिमालय। कौन सा है? शिवालिक हिमालय। पहला क्षेत्र यानी जो भाबर क्षेत्र है ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये रहा दोस्तों भाबर क्षेत्र, यानी बड़े बड़े ये पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बड़े बड़े पत्थर। तो जब नदियाँ जो हैं पर्वतों से नीचे आती हैं तो अपने साथ जो है बड़े बड़े पत्थर जो है बहा कर लाती हैं और इनको जो है ज़्यादा दूर तक जो है नहीं ले जा पाती। तो ये कौन सा है? बड़े बड़े पत्थरों वाला भाबर क्षेत्र। और इसके आगे जो है पड़ता है जहाँ पर ये छोटे छोटे कंक्रीट वगैरह मिलती हैं, यानी पत्थर बहुत छोटे आकार के होते हैं, तो इसको जो है तराई क्षेत्र कहा जाता है, जहाँ की ज़मीन में हर टाइम जो है नमी रहती है। और इससे जो आगे का ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? ये वाला और ये वाला। तो ये कौन सा क्षेत्र है? ये ग्रीन वाला और ये वाला। तो ये है दोस्तों बांगर क्षेत्र। और ये वाला कौन सा है? ये येलो वाला, ये है दोस्तों खादर क्षेत्र। और ये बीच में कौन सा? ये है नदी। याद रखें दोस्तों ये है नदी घाटी। याद रखें दोस्तों ये कौन सी? नदी घाटी। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों एक एक क्षेत्र करके अच्छे से जो हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं भाबर क्षेत्र। हेडिंग डालेंगे भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र यहाँ पे अब हमने हेडिंग डाल दी है। तो भाबर क्षेत्र के बारे में यदि बात करते हैं तो भाबर क्षेत्र की जो है क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी शिवालिक हिमालय के दक्षिण में पड़ता है। तो एक एक पॉइंट करके लिखना स्टार्ट करते हैं। शिवालिक हिमालय के दक्षिण में पड़ता है। याद रखें दोस्तों शिवालिक हिमालय के दक्षिण में जो है पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर वनस्पति नहीं पाई जाती, वनस्पति नहीं पाई जाती है। याद रखें दोस्तों यहाँ पर वनस्पति जो है नहीं पाई जाती, यानी इतने मोटे मोटे पत्थरों में जो है कोई भी चीज़ जो है नहीं पाई जाती, ना ही वनस्पति पाई जाती और ना ही जो है ये क्षेत्र कृषि योग्य जो है होता है। और यदि इस क्षेत्र की चौड़ाई की बात की जाए तो 8 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर तक का जो है ये क्षेत्रफल है इसका, भाबर क्षेत्र का। और इस क्षेत्र की नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। इस क्षेत्र की नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। इस क्षेत्र की नदियाँ जो हैं विलुप्त हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं दोस्तों? विलुप्त हो जाती है। विलुप्त हो जाती हैं यानी अदृश्यमान हो जाती हैं, जो इस क्षेत्र में जो है बड़े बड़े पत्थरों के नीचे से बहना स्टार्ट कर देती हैं, तो वो दिखना जो है बंद हो जाती हैं। अब आते हैं दोस्तों यह क्षेत्र कृषि योग्य नहीं है। यह क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। याद रखें दोस्तों यह क्षेत्र जो है खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे तराई क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र कौन सा आता है? तराई क्षेत्र आता है। तो तराई क्षेत्र की हम यदि बात करते हैं तो भाबर क्षेत्र के दक्षिण में पड़ता है। याद रखें दोस्तों तराई क्षेत्र की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ता है? तो तराई क्षेत्र के नीचे पड़ता है, यानी तराई क्षेत्र के दक्षिण में पड़ता है। तराई क्षेत्र जो है भाबर क्षेत्र के दक्षिण में जो है पड़ता है और यहाँ पर जो है घनी वनस्पति जो है पाई जाती है। याद रखें दोस्तों यहाँ पर जो है घनी वनस्पतियाँ जो है पाई जाती हैं और इसकी चौड़ाई इस क्षेत्र की 20 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक जो है क्षेत्र फैला हुआ है। और यहाँ पर जो है नदियाँ पुनः बाहर निकल आती हैं, यानी जो ये तराई क्षेत्र है यहाँ पर जो है नदियाँ पुनः यानी दोबारा से जो है बाहर आ जाती हैं और यह क्षेत्र कृषि या खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो यह क्षेत्र जो है कृषि या खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है।
अब यहाँ पर हेडिंग डालेंगे दोस्तों तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र हेडिंग डाल लेते हैं हम तराई क्षेत्र। इसकी जो जो विशेषताएं इन सभी को अब लिखना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर बात आती है दोस्तों तराई क्षेत्र की। भाबर क्षेत्र के दक्षिण में पाया जाता है, भाबर क्षेत्र के दक्षिण में, भाबर क्षेत्र के दक्षिण में पाया जाता है, याद रखें दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पर घनी वनस्पति पाई जाती है, यहाँ पर घनी यहाँ पर जो है घनी वनस्पति पाई जाती हैं, याद रखें दोस्तों। यहाँ पर जो है घनी वनस्पति जो है पाई जाती हैं, आपको याद रखना है। और इस क्षेत्र की यदि चौड़ाई की बात की जाए, चौड़ाई की, तो 20 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है इस क्षेत्र की, याद रखेंगे। अब बात आती है यहाँ पर जो है नदियाँ पुनः बाहर आ जाती हैं, यहाँ पर नदियाँ पुनः बाहर आ जाती हैं, याद रखें दोस्तों। यहाँ पर नदियाँ पुनः बाहर जो है आ जाती हैं। यह क्षेत्र कृषि या खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है, यह क्षेत्र कृषि या खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है, याद रखें दोस्तों। यह क्षेत्र जो है खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। अब दोस्तों इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, इस विशाल मैदान है, इसका विभाजन जो है 4 भागों में किया गया है। कौन कौन से 4 भाग हैं दोस्तों? भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बांगर और खादर क्षेत्र। इन 4 भागों में जो इसका विभाजन जो है किया गया, यानी भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। अब दोस्तों यहाँ पर भाबर क्षेत्र की यदि बात करते हैं तो शिवालिक हिमालय के दक्षिण में स्थित है, याद रखें दोस्तों। यानी अभी मैंने बताया था ये शिवालिक हिमालय और इसके दक्षिण में है ये भाबर क्षेत्र। यहाँ पर वनस्पति नहीं पाई जाती क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं, तो यहाँ पर जो है कोई भी पेड़ वगैरह जो है नहीं पाए जाते, यानी वनस्पति नहीं पाई जाती है। और ये इसका क्षेत्र कितना है दोस्तों? चौड़ाई है दोस्तों इस क्षेत्र की 8 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर तक जो इस क्षेत्र की चौड़ाई है। इस क्षेत्र की नदियाँ पुनः विलुप्त हो जाती हैं, याद रखें दोस्तों। इस क्षेत्र की नदियाँ जो हैं विलुप्त यानी अदृश्यमान हो जाती हैं। यानी जब नदियाँ जो हैं पहाड़ों से उतर कर आती हैं तो अपने साथ जो है बड़े बड़े पत्थर बहाकर जो है लाती हैं, और उन पत्थरों को जो है दोस्तों ज़्यादा दूर तक जो है अपने साथ बहाकर जो है नहीं ले जा पाती हैं, तो उनको जो है यहाँ पर इकट्ठा कर देती हैं और इनके नीचे से जो है बहना स्टार्ट कर देती हैं। तो इन्हीं को कहा जाता है इस क्षेत्र की नदियाँ विलुप्त यानी अदृश्यमान जो है हो जाती हैं, दिखना बंद हो जाती हैं। और यह क्षेत्र जो है दोस्तों खेती के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है, यानी यह क्षेत्र जो है खेती के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है, जबकि तराई क्षेत्र जो है खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है, याद रखेंगे। तो आप बात करते हैं दोस्तों तराई क्षेत्र की। तराई क्षेत्र यह जो है भाबर क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर जो है घनी वनस्पति पाई जाती हैं और इस क्षेत्र की चौड़ाई 20 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर इस क्षेत्र की चौड़ाई है। यहाँ पर नदियाँ जो है पुनः यानी दोबारा बाहर आ जाती हैं और यह क्षेत्र कृषि या खेती के लिए उपयुक्त जो है माना जाता है, याद रखें दोस्तों। यानी तराई क्षेत्र की यदि बात की जाए तो यह क्षेत्र जो है यह भाबर क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर जो है घनी वनस्पति जो है पाई जाती है। और चौड़ाई की यदि बात की जाए तो 20 से 30 किलोमीटर चौड़ाई है इस क्षेत्र की। यहाँ पर जो है नदियाँ पुनः बाहर आ जाती हैं और यह क्षेत्र कृषि या खेती के लिए जो उपयुक्त माना जाता है। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास का समय जो है समाप्त होता है और इससे आगे का जो 2 क्षेत्र बचे हैं दोस्तों बांगर और खादर, उनको कल की क्लास में अच्छे से जो है जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।